हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बातें हम कर रहे थे, ठीक है। और वहां पे मैंने खूब मेहनत कर करके आपको बताया था कि आपको किसी भी पॉइंट को अगर स्फेयर में फाइंड करना है तो आपको तीन चीजें चाहिए। वो होगी रेडियस और दो चाहिए आपको एंगल, ठीक है। यहाँ तक फिर बातें करी। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था स्फेयर के लिए। वो आया था हमारे पास R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, ये आया था। और हमने क्यू डॉट क्या देखा था, क्यू डॉट हमारा था डेल्टा टी अपॉन आर टी एच, यही था। ये मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए बोला था और कुछ वहां पे आपको याद नहीं रखना था। तो ये आपने याद कर लिया होगा, छोटा सा फॉर्मूला, नहीं किया तो अभी याद कर लो। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिट स्फेयर। कंपोजिट स्फेयर देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्फेयर विद इंटरनल हीट जनरेशन, और उसके बाद हम देखेंगे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो कंपोजिट सिलेंडर दिए हुए हैं, सॉरी स्फेयर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला स्फेयर ये है, इसकी थिकनेस ये हो गई, और दूसरे की थिकनेस ये है। और R1 क्या है, R1 इसकी इनर रेडियस, R2 इसकी आउटर रेडियस और इसकी इनर रेडियस, और इसका R3 क्या है, आउटर रेडियस है। यानी कि एक स्फेयर है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ, दूसरा स्फेयर। यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या जानते हैं, आप क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, और यहाँ से वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। और उसको हमने क्या बोल दिया, क्यू डॉट। तो यहाँ पे क्या था हमारा, मान लो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, Q1, हमारा हीट यहाँ पे क्या है, Q1, और यहाँ पे हमारा क्या था, Q2, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि जब भी हमारा क्या होता है, सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सीरीज कनेक्शन है, जो हीट यहाँ से आएगी वो यहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी, बीच में कहीं पे डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे हमारा Q डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2। और ये मैंने आपको क्या बोला था कि इसको पी जाओ, खा जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसको याद करो। सीरीज के लिए Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2, और हमारे पास पैरेलल के लिए क्या होता था, Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 प्लस Q डॉट 2, ये होता था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, T1, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T3। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी R इज इक्वल टू R1 पे हमारा टेम्परेचर कितना है, वो है T1। R इज इक्वल टू R2 पे हमारा टेम्परेचर कितना है, वो है हमारा T2। और R इज इक्वल टू R3 पे, R3 पे हमारा टेम्परेचर कितना है, वो है हमारा T3, ठीक है, यही था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमने कल क्यू डॉट क्या देखा था, क्यू डॉट हमने देखा था वो था हमारा डेल्टा टी अपॉन आर, या फिर आर टी एच लिख दूं तो यहाँ पे क्या था, आर टी एच। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर यहाँ से हीट जनरेट हो रही है तो यहाँ पे आर टी एच क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले के लिए, ब्लू वाले के लिए आप आर क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, मैंने बोला था आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। आउटर रेडियस क्या है, R2 है, इनर रेडियस क्या है, R1 अपॉन 4 पाई K1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, K1, और यहाँ पे क्या होगा, R1 R2, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि जो ब्लैक वाला है यानी कि ये है, इसके लिए R क्या होगा, वही फॉर्मूला है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, यानी कि R3 माइनस R2, ये ध्यान रखने वाली बात है। और 4 पाई K2 R1 R2, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q डॉट क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन आर टी एच इक्वलेंट, ठीक है। और ये सीरीज में है, मतलब हमारा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये टेम्परेचर T1 है,
ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, और ये हमारा क्या है, इसको R1 दे दो, इसको R2, तो ये है R1 और ये है R2। तो RTH कितना होगा, RTH होगा आपका R1 प्लस R2। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, ठीक है, प्लस R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई के 2 R1 R2 R3, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये क्या बना, अगर इसको इतना ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T3 माइनस T1, क्यू डॉट लिख रहे हैं तो क्या होगा, T3 माइनस T1 अपॉन ये सारा, इसको मैं RTH लिख देता हूं सीधा, आप समझ जाना कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, RTH इक्वल है, ठीक है। और फिर हमारे पास Q डॉट 1 क्या आ जाएगा, Q डॉट 1 आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K1 R1 R2, ठीक है। और फिर आप क्या लिखेंगे, Q डॉट 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T3 माइनस T2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई K2 R1 R2 R3। आई बात समझ में? कैसे लिखा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, ना कुछ याद रखना है, ना कुछ दिमाग लगाना है। आपने पहले दिन एक चीज सीखी थी, किस दिन, स्लेब वाले दिन। स्लेब वाले दिन मैंने क्या बोला था, जब भी आपकी सीरीज में होगा तो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ेगा जो आप बचपन से जोड़ते आ रहे हैं 9वीं क्लास से। मैंने बोला पैरेलल होगा तो वो पैरेलल वाले हिसाब से जुड़ेगा। फिर हमने क्या देखा, मैंने दो चीजें बताई, सीरीज होगा तो आपका क्यू डॉट क्या होगा, Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2, और अगर और है तो Q डॉट 3 Q डॉट 4, ऐसे चलता जाएगा। और हमारा पैरेलल है तो क्या होगा, Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 प्लस Q डॉट 2 प्लस Q डॉट 3 प्लस Q डॉट डैश 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 चलता जाएगा। वैसे ही हमने सिर्फ ये चीज लगाई है, बाकी चीजें हमको आती है, ये चीज हमको आती है, ये मैंने कल आपको बताया था, याद करने के लिए बोला था, ये चीज हमको पता है, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपके पास जो भी पूछा जाए सिलेंडर, कंपोजिट सिलेंडर में, वो हर क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसको रटने मत बैठ जाना कि T3 माइनस T2 अपॉन ये लाप लाप लाप, ऐसे मत करना। सिर्फ डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख के भी आप डायग्राम बना लेंगे। और आप क्या होगा, आपको R पता है, R पता है, आउटर रेडियस माइनर इनर रेडियस आपको दिख रही है। अब इसमें जो पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। T2 दिया होगा, T1 दिया होगा, R2 दिया होगा, R1 दिया होगा, ये सब दिया होगा। T3 पूछ लेगा, फलान पूछ लेगा, ढिकान पूछ लेगा, एक चीज छोड़ देगा वो पूछ लेगा। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा इतना ही है अपना कंपोजिट सिलेंडर। अब हम देखते हैं स्पेयर विद इंटरनल हीट जनरेशन। इसमें कुछ डाउट है क्या? एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सिलेंडर लगे हुए, सॉरी स्पेयर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं, मैंने दो लिए, R1 इसकी रेडियस, R2 इसकी आउटर रेडियस और R3 इसकी आउटर रेडियस। तो यहाँ पे हम सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या बोल सकते हैं, Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हमने बोला, तो हमारे पास Q डॉट हमको पता क्या होता है, डेल्टा T अपॉन RTH। तो डेल्टा T अपॉन RTH यानी कि T3 माइनस T1 अपॉन R इक्वलेंट हमने निकाल रखा है। और Q डॉट 1 क्या होगा, इसके लिए अगर ये अकेला ये स्पेयर होता ब्लू वाला तो हम क्या लिखते हैं, Q डॉट 1, और वो क्या होता है T2 माइनस T1 अपॉन इसका R इक्वलेंट, और वो क्या होता है R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K1 R1 R2। अब यहाँ पे K1 सेम कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और वो सब कर लेना है कि नहीं। वैल्यूज पुट करनी है आपको, कुछ नया इसके अंदर करना नहीं है, ठीक है। अगर आप स्लेब की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सिलेंडर की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो स्पेयर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इंटरनल हीट जनरेशन इन स्पेयर। अब हम देखते हैं सॉलिड स्पेयर विद इंटरनल हीट जनरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मैंने पहले भी बताया है आपको
कितने टाइप के इंटरनल हीट जनरेशन हो सकते हैं? दो टाइप के, पहला यूनिफॉर्म और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि हमने बताया था यूनिफॉर्म और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ हम कौन से वाले की बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की, फिर नॉन यूनिफॉर्म की बात अपने आप हो जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ इक्वेशन पुट करना रहता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये स्फीयर है जिसका रेडियस r है, थर्मल कंडक्टिविटी k है, ये टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे Q डॉट G क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली अपना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम अजम्पशन देखते हैं। तो अजम्पशन हमारे पास क्या क्या है? वो है हमारे पास सबसे पहला हमारा मटेरियल क्या है? होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये है। दूसरा हम क्या लेते हैं कि हमारा जो 1D डायरेक्शन में है फ्लो है। तीसरा हमारा क्या है? स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। और चौथा हमारा क्या है? हमारा Q डॉट G क्या है? यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशन हम लेके क्या कर रहे हैं? लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1D डायरेक्शन है तो जो आपकी दो टर्म, मैंने तीन टर्म बताई थी, आर स्क्वायर वाली हमारी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में तीन टर्म आ रही थी। पहली आर स्क्वायर वाली, दूसरी फाई वाली और तीसरी थीटा वाली, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वाली और फाई वाली टर्म क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी क्योंकि हमारा फ्लो क्या है? 1D डायरेक्शन में। आ रही बात समझे? और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि जो छोटी वाली इक्वेशन है वही आपको याद करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है? वही है। तो हमारे पास क्या होगा, जो 1D डायरेक्शन है तो हमको क्या लगानी होगी? छोटी वाली इक्वेशन लगानी होगी। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो आपके पास डॉट ई अपॉन डॉट आउ, यानी कि जो टाइम के साथ चेंज होने वाली टर्म थी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है। तो इसको लिख लो, मैं मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिएगा तो यहाँ पे इसको साथ साथ लिख लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हम क्या लगाएंगे? जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 1 अपॉन आर स्क्वायर डो अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस डो टी अपॉन डो आर प्लस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई के और इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हमारी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो, स्टेडी स्टेट है इसके कारण। तो यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ पे होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डो अपॉन डो आर स्क्वायर डो टी अपॉन डो आर प्लस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई के और वो क्या आ जाएगा? माइनस में, इधर चला गया माइनस में हो गया। आर स्क्वायर को उधर भेज दो तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या बन गया? यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर डो टी अपॉन डो आर इक्वल टू माइनस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई के आर क्यूब अपॉन 3 प्लस C1, ठीक है। दोबारा इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे क्या होगा? ये आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा पहले, तो यहाँ पे क्या होगा? आर स्क्वायर नीचे आया तो यहाँ पे डो टी अपॉन डो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर नीचे आया तो माइनस क्यू डॉट जी आर अपॉन 3k प्लस C1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका क्या कर दो? दोबारा इंटीग्रेशन कर दो। दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो t आ जाएगा अपना और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू डॉट जी, आर स्क्वायर है तो आर क्यूब, आर है तो आर स्क्वायर और यहाँ पे 3k है तो 2 नीचे आया और 3 इंटू 6k, ठीक है, प्लस C1 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का मैंने क्या बताया था? ये आर ऊपर गया -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -2 प्लस 1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों -1 हो गए और यहाँ पे क्या आएगा? -1 अपॉन आर। तो ये हमने किया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस C1 अपॉन आर प्लस C2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमारे पास कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है तो हमको कितने बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगी? दो बाउंड्री कंडीशन की। और वो कौन कौन सी हो जाएगी? C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 0 पे हमारा dt अपॉन dr क्या आ जाएगा?
dt अपॉन dr हमारा हो जाएगा 0। और ये क्यों हुआ? ये हुआ आपका सिमेट्री के कारण। ये किसके कारण हुआ? सिमेट्री, क्योंकि अपना क्या है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है। तो यहाँ पे पॉइंट पे हीट जनरेशन हो रहा है, तो सेंटर से चारों तरफ फैल रहा है, तो सेंटर पे हमारे पास क्या होगा, dt अपॉन dr, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो r के साथ क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ से बाहर की साइड r के साथ क्या करेगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास r इज इक्वल टू r, और वहां पे क्या होगा, t इज इक्वल टू T1। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखो, और dt अपॉन dr 0, तो यहाँ पे C1 क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा 0। ठीक है, C2 निकालने के लिए सेकंड कंडीशन लगाओ, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डॉट G माइनस का R स्क्वायर अपॉन 6K प्लस C1 0 है प्लस C2, तो यहाँ से C2 क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा T1 प्लस Q डॉट G R स्क्वायर डिवाइड बाई 6K। आई इतनी बात समझ में? अब ये वाली चीज और ये वाली चीज यहाँ पे रख दो, तो ये t क्या बन गया, t इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट जी आर स्क्वायर अपॉन 6K प्लस T1, C1 तो 0 है, C2 T1 प्लस क्यू डॉट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6K। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू डॉट जी अपॉन 6K आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1। तो ये क्या बन गया आपका इक्वेशन, Q डॉट जी डिवाइड बाई 6K आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फर्क है, जो सिलेंडर के लिए हमने देखा था वहां पे यहाँ पे क्या था, 4K था, Q डॉट जी डिवाइड बाई 4K, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 6K, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सारी की सारी चीजें सेम है। अब ये इक्वेशन याद करने मत बैठ जाना, ये इक्वेशन याद करने मत बैठ जाना, ये आना चाहिए आपको, ये याद होनी चाहिए, और आपको बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए। ये आपका 1 मिनट का काम है, अगर हाथ से खुद से करोगे, 2 बार करोगे, तो 1 मिनट भी मुश्किल से यहाँ पे आपको लगेगा नहीं। मैंने 2-3 मिनट में बता दिया, तो आप खुद कितने जल्दी कर सकते हो वो आपको बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म केस होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा Q डॉट G है उसका क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन होगा, कुछ भी इक्वेशन होगा, तो वो इक्वेशन हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और उस इंटीग्रेशन के हिसाब से हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी, और वो बाउंड्री कंडीशन हम वहां पे लगा देंगे। तो वो कोई मुश्किल केस नहीं है, हम क्वेश्चन में करेंगे तब पता लग जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वो भी एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्यू डॉट जी अपॉन 6K आर स्क्वायर प्लस T1। और यहाँ पे देखो, अगर r की कुछ भी वैल्यू हुई तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू छोटी होगी, और ये वैल्यू छोटी होगी तो ये भी क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि r बराबर 0 पे t की क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि t मैक्स कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। t मैक्स कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। स्फीयर के अगर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है तो आपके पास सेंटर पे इसका T मैक्सिमम होगा। सिलेंडर पे भी यही आ रहा था, जो बीच वाली लाइन थी वहां पे T मैक्स था, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, सेंटर के स्फीयर के सेंटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, आई बात समझ में इंटरनल हीट जनरेशन की। पहले क्या किया, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लगाई, इंटीग्रेट किया, बाउंड्री कंडीशन लगाई, dt अपॉन dr 0 लिखा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे आपका r बराबर 0 पे क्या है, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है रेडियस के साथ। फिर हमारे पास r इक्वल टू r पे हमारे पास T1 है, तो यहाँ पे C1 0 आया, C2 की वैल्यू ये आई, C1 C2 को यहाँ पे रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप किसी भी टेम्परेचर, किसी भी रेडियस पे आप क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। r इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे वो वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ, आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आती जाएगी, यानी कि यहाँ सब जगह आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आती जाएगी। और सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, अगर r इक्वल टू r रख दोगे तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और t इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, है कि नहीं। t इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे T मैक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा, T मिनिमम होगा। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा इंटरनल हीट जनरेशन का केस। अब हम देखते हैं इंसुलेशन, यानी कि थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन क्यों करते हैं और इंसुलेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे जाने से पहले हम थोड़ी इंसुलेशन की बातें कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, इंसुलेशन आप जानते हैं क्या होता है कि आपको क्या करना है, किसी भी चीज है उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कई बार इंसुलेशन हम क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, और कई बार हमारे पास क्या होता है, इंसुलेशन हमारी रिक्वायरमेंट होती है। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास यहाँ पे दो केस होते हैं। पहला, जैसे हमारे पास क्या है, एसी है, एसी बाहर लगी हुई है, और आपने देखा होगा उससे जो नाली आती है आपके पास, जो भी नाली आती है जिससे हमारी ठंडी हवा आती है, उसके ऊपर क्या लगा रहता है, एक ब्लैक कलर की उसके ऊपर लेयर लगी रहती है। ये आप सबने देखा है, व्हाइट कलर की भी लगी रहती है, ब्लैक कलर की भी लगी रहती है, वो अलग अलग हो सकती है कि नहीं? तो वहां पे एक लेयर लगी रहती है, तो वो किस लिए होती है, वो आपकी सनलाइट से आपके एयर को बचाने के लिए, नाली को बचाने के लिए, ताकि आपकी एयर क्या ना हो, गर्म ना हो। तो वहां पे हमने क्या किया है, इंसुलेशन वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है, हम जानबूझ के वहां पे क्या किया है, हमने उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई है, ताकि हमारे पास जो हमारी एयर है वो ठंडी रहे। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास होता है, जो हमारे वायर होते हैं, वायर होते हैं, और वायर के अंदर हमारे पास क्या होता है, वायर के हमारे पास करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है। अब हीट जनरेट होता है तो आप यहाँ पे भी सेम लेयर चढ़ा दो, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वायर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वायर एक टाइम के बाद गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, और पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। तो ये तो समस्या हो गई, अब बार बार में वायर पिघल रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, समस्या क्रिएट हो जाएगी। फिर हमने क्या सोचा, चलो इसको खुला ही छोड़ दो, खुला छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर तो इसको खुला ही छोड़ते हैं, जैसे बाहर आप पोल पे देख रहे होंगे वायर जा रहे हैं, तो वो क्या है, खुले हुए हैं, तो वहां पे तो हीट का क्या हो रहा है, जनरेशन सही से हो रहा है, वायर नहीं पिघल रहे। लेकिन घरों में हमने क्या लगा दिए, खुले वायर लगा दिए, खुले वायर लगा दिए, पता लगा बिजली आ रखी है, हाथ लगाया, काम तमाम। ठीक है, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, वहां को अपन को सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ानी पड़ती है। जैसे आप देखते हैं उसके ऊपर रबर की लेयर होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो केस है। पहला, हमारे पास अगर हमने उसके ऊपर रबर चढ़ा दिया तो हमारा वायर क्या होगा, हीट होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, और हमारा क्या हो जाएगा, वायर पिघल जाएगा, तो बार बार वायर पिघल रहा है। दूसरा, हमारे पास क्या है, हम उसको खुला भी नहीं लगा सकते, और खुला नहीं लगा सकते तो यहाँ पे क्या होगा, या तो हम मरेंगे या तो वायर रहेंगे घरों में। ठीक है, तो यहाँ पे एक समस्या आ गई कि करे तो करे क्या, तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया, और वो सॉल्यूशन क्या था, वो सॉल्यूशन ये था कि आपके पास वायर पे एक ऐसी लेयर कर दूं, ऐसी लेयर कर दूं जहां से आपका वायर का हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, और आपका वायर भी ना पिघले। वायर भी नहीं पिघल रहा क्योंकि हीट ट्रांसफर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो अब वायर ठंडा भी हो रहा है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्शन भी हो गया, यानी कि उसके ऊपर कोटिंग हो गई, अब आप उसको पकड़ भी सकते हैं, घरों में लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या बोलता है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये बोलता है कि आप क्या करो, एक ऐसी इंसुलेशन लगाओ, एक ऐसी रेडियस लो, थिकनेस लो, जहां पे आपका क्या हो, इंसुलेशन की ऐसी रेडियस लो जहां पे आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो ट्रांसफर अपने आप मैक्सिमम होगा। तो जहां अगर आपको कोई पूछे थिकनेस या फिर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, तो इंसुलेशन की ऐसी रेडियस जहां पे आपके पास क्या हो, हीट का ट्रांसफर मैक्सिमम हो और क्या हो, रेजिस्टेंस मिनिमम। तो यहाँ पे वायर के ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसी कोटिंग लगाएंगे जहां पे हमारे पास क्या हो जाए, हीट का ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाए, ताकि वायर पिघले भी ना और हमारी सेफ्टी भी हो जाए। तो ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्री में अलग केस हो सकते हैं, कई जगह हमको बहुत टाइप के केस हो सकते हैं, जहाँ पे हमको प्रोटेक्शन भी जरूरी रहता है, हमारा जो काम है वो भी हमको जरूरी रहता है,
कई बार हम करते इसलिए हैं कि वहां पे हमको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ अपना काम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा, वो होगा जहाँ पे अपनी मैक्सिमम हीट का ट्रांसफर हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक हमारा क्या है, सिलेंडर है। ये हमारा क्या है, सिलेंडर। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, यहाँ पे आपका क्या है, इसके अंदर हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है, और आपको क्या कराना है, इसके ऊपर कोटिंग करनी है, और ताकि आपका हीट ट्रांसफर भी मैक्सिमम हो जाए और आपकी क्या हो जाए, सेफ्टी भी हो जाए, आपकी क्या हो जाए, सेफ्टी भी हो जाए और आपका हीट ट्रांसफर भी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो आपने ये इसके ऊपर क्या कर दी, इंसुलेशन की लेयर कर दी। ठीक है, ये इंसुलेशन की आपने इस पे क्या कर दी, लेयर कर दी। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपने आर ले। अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एम्बिएंट है जिसका आपके पास टेम्परेचर टी, और यहाँ पे क्या है, एच इन्वायरमेंट, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितनी, कंडक्टिविटी कितनी है, के टू ले लो या फिर के आई ले लो, इंसुलेशन ले लो, तो यहाँ पे के आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे पैरामीटर फिक्स हैं, सिर्फ एक आर को हम चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमको देखना है कि हमको कैसी इंसुलेशन करनी पड़े ताकि हमारा ट्रांसफर भी मैक्सिमम हो जाए और यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा कनेक्शन है, यहाँ पे आप कौन सा कनेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन। ये क्या हो गया, कंपोजिट सिलेंडर का केस हो गया कि नहीं हो गया, यही तो हमने कंपोजिट सिलेंडर देखा था। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सीरीज कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका टी एच और यहाँ पे है टी इंफिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे है मान लो R1, इसको ये R1 और ये R1 सेम नहीं है, ये R2 रेजिस्टेंस वाला R है ये, और ये R4। तो R1 आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्वेक्शन से वो हो जाएगा 1/HHA। ठीक है, HHA। R2 आप क्या लिखेंगे, परसों ही मैंने बताया था, ln आउटर रेडियस R2 अपॉन इनर रेडियस R1 2 पाई K1L। ठीक है, R3 आप क्या लिखेंगे, कंडक्शन हो रहा है इस वाले में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ln आउटर रेडियस R अपॉन इनर रेडियस R2 और 2 पाई K इंसुलेशन L। R4 आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन H इन्वायरमेंट A, और A यहाँ पे क्या है, 2 पाई R L। ठीक है, 2 पाई R L, उसका सरफेस एरिया 2 पाई R L। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास R1 R2, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन और यहाँ पे कन्वेक्शन। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास सिलेंडर का रेजिस्टेंस ये होता है कंडक्शन के टाइम और हीट कन्वेक्शन के लिए ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है तो मैंने क्या बताया है कि आपके पास R इक्विवेलेंट कितना होगा, RTH इक्विवेलेंट, और वो आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1/HHA प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन नहीं आएगा, ln R2 अपॉन R1 2 पाई K1L प्लस ln R अपॉन R2 2 पाई KIL प्लस R4 1 अपॉन H इन्वायरमेंट 2 पाई RL। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा मेरे को,
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपके पास क्या होगी, समझ में आ गई। तो यहां से आप क्यू डॉट क्या लिखोगे, क्यू डॉट होगा आपके पास टी एच माइनस टी इंफिनिटी अपॉन आर टी एच इक्वलेंट, ठीक है। और आर टी एच इक्वलेंट ये आपका यहाँ पे रहा। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, अगर ये वाली क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे। ये अपने हाथ में है आर को बढ़ाना और घटाना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आर घटेगा तो क्यू डॉट क्या होगा, बढ़ेगा, और आर टी एच इक्वलेंट कम होगा तो क्यू डॉट बढ़ेगा, आर इक्वलेंट बढ़ेगा तो क्यू डॉट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये वाली दोनों टर्म तो क्या है, ये वाली दोनों टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रही। ये वाली दोनों टर्म क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको मान लो R3 और ये है अपनी R4, ये दोनों चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास केस बना कि आपकी R3 क्या हो रहा है, R3 तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और R4 क्या होगा, ये मान लो कि R बढ़ रहा है, ये टोटल टर्म क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये टोटल टर्म बढ़ रही है तो ये क्या होगी, घटेगी, क्योंकि R पे डिपेंड कर रही है ना। R बढ़ रहा है तो ये टर्म बढ़ेगी, और ये R बढ़ रहा है तो ये टर्म क्या होगी, घटेगी। तो मैं मान लेता हूं कि R3 क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और R4 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। R4 कम हो रहा है, तो ये कम तेजी से कम हो रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओवरऑल बढ़ रहा है तो क्यू डॉट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या है, R3 कम हो रहा है और R4 क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, यही होगा ना। R1 कम होगा, R कम होगा तो ये वाली टर्म कम होगी, और ये वाली टर्म क्या है, कम होगी, तो ये वाली टर्म क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये R3 कम है, R4 क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। R4 क्या हो रहा है, आपके पास तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, R3 कम तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और R4 क्या हो रहा है, डबल तेजी से डिक्रीज हो रहा है ना। R3 क्या हो रहा है, कम तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और R4 डबल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्यू डॉट क्या होगा, इंक्रीज। अरे भाई, यहाँ पे ln में है और यहाँ पे 1/r है, ln है और यहाँ पे 1/r है। तो यहाँ पे क्या केस बन सकता है, यहाँ पे केस बन सकता है कि आपने r बढ़ाया, तो R3 क्या हो रहा है, ये वाली टर्म R बढ़ाया तो R3 क्या हो रहा है, तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और R4 क्या हो रहा है, कम डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल टर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो R इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा, तो क्यू डॉट क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर हमने क्या किया, R3 हमारा कम तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, तेजी से डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में, ये क्या हो रहा है, तेजी से डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि R आपने बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ा तो ये वाली टर्म डिक्रीज हो रही है, पर ये इस बार क्या हो रहा है, ये वाली टर्म तेजी से डिक्रीज हो रही है। केस बता रहा हूं, हमको वैल्यू नहीं पता है अभी एग्जैक्ट, हम केस मान रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू डॉट इंक्रीज होगा। तो हमारे पास दो केस आ गए कि क्यू डॉट इंक्रीज भी हो रहा है और क्यू डॉट डिक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज तो दिमाग से निकल गई कि आप अगर मान लो मैं पहले आपसे पूछता कि आपके पास इंसुलेशन करना है, प्रोटेक्टिव लेयर लगानी है, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलते जितनी मोटी लेयर होगी उतना ही अच्छा है। वो वाला केस आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ पे हमको पता लग गया कि एक थिकनेस ऐसी आएगी जहां पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझे। जैसे मान लो हमने क्या कर दी, रेडियस कम कर दी, ये रेडियस कम कर दी, तो हमारे पास क्या होगा, हीट ट्रांसफर सफिशिएंट नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और फिर हमने क्या किया, आर को बहुत ज्यादा कर दिया, तो वहां पे भी हमारे पास क्या होगा, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम नहीं होगा। मतलब बीच में एक ऐसी रेडियस आएगी जहां पे हमारे पास क्या होगा, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। और वो कहां से पता लग रहा है हमको, यहाँ से, क्योंकि क्यू डॉट इंक्रीज भी हो रहा है, क्यू डॉट डिक्रीज भी हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में हमको एक ऐसा बैलेंस बिठाना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, हमारी एक ऐसी आर आ जाए जहां पे क्या हो जाए, आपका आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट कम हो जाए और आपका क्यू डॉट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो आपको
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आर इक्विवेलेंट को आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट को आपको क्या करना है, अब आर को क्या करना है, हमको मिनिमम करना है। मिनिमम करेंगे तभी तो क्यू डॉट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी क्यू नहीं, डी आर टी एच और डी आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यही वेरिएबल है, यही चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। जीरो तो दोनों में ही होता है, मिनिमम मैक्सिमम में। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और वो पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारा मिनिमम आर मिल गया। और अगर आपके पास क्या हो गया, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे करो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं है तो जीरो, ये वाली वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं है तो जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पाई के आई एल, ये कांस्टेंट है, और एल एन का करोगे तो 1/r, ठीक है। प्लस 1 इसका करोगे तो 1/He 2 पाई एल, और ये क्या गया, आर ऊपर गया तो आर की पावर -1, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1/-1 तो -1/r², ये बनेगा। तो -1/r² बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा r², ठीक है। तो इन को क्या कर दो, जीरो के बराबर रख दो, तो जीरो के बराबर रखोगे तो 1/2 पाई के आई एल इज इक्वल टू 1/2 पाई LHEr², और यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, और R से एक R कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे R आया इधर, और यहाँ पे क्या बचा, KI/H। ये क्या होगी आपकी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ये क्या होगी आपकी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अब देख लो इसको ध्यान से, निरख के देख लो और आंखों में बसा लो, आंखों में बसा लो। ये क्या आया है, R इज टू KI/H, इतना सा फॉर्मूला आया है आपके पास। क्या, ये चीज ध्यान रखना, KI क्या है, इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी, KI क्या है, इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी। He क्या है, इन्वायरमेंट की आपकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये क्या है इन्वायरमेंट का, और यहाँ पे क्या है इसका, ये से मतलब K1 उठा के मत टाप देना, और इधर फ्लूइड का मत टाप देना, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप स्पेयर के लिए लिखेंगे तो यही इंसुलेशन रेडियस क्या आएगी, 2KI/H। वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं अब। तो वो क्या आ जाएगी, 2KI/H। वो भी किसके कारण, वो यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेंज होगा ना, उसके कारण, ए का फॉर्मूला चेंज होगा उसके कारण, बाकी कुछ नहीं, सिमिलर है पूरा का पूरा। वो क्या हो जाएगा, 2KI/H। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि आप इस रेडियस की इंसुलेशन करोगे तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा। और अगर आपको ये हुई रेडियस, कौन सी रेडियस, यहां से लेके यहां तक की, अगर आपको क्या पूछा जा रहा है, थिकनेस, थिकनेस थिकनेस पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू R-R1। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में थिकनेस पूछी जाती है कि इंसुलेशन थिकनेस बताओ, आप R निकाल के टाप देते हो, काम हो गया। तो R नहीं निकालना है, थिकनेस निकालनी है, तो T इज इक्वल टू R-R, ये होगी आपकी थिकनेस, थिकनेस ये होगी TR-R। और इंसुलेशन की रेडियस पूछी है तो आपको ये लगाना है, डायमीटर पूछा है तो 2R कर देना है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक केस और होता है, स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, एक होता है स्लेब। स्लेब के केस में आप क्या करोगे, जैसे ही R इक्विवेलेंट ये सब निकाल के देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या थी आपके पास, ये स्लेब, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसुलेशन करना है। तो इसकी थिकनेस मान लो वेरिएबल आपके पास T, इसकी थिकनेस है मान लो कुछ कैपिटल T, और यहाँ पे क्या है KI, और यहाँ पे क्या है K। तो यहाँ पे जब R रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसके अंदर आपके पास कुछ रिलेशन नहीं आएगा, आप T को बढ़ाते जाओ, उतना ही आपका क्या होता जाएगा, इंसुलेशन होता जाएगा, यानी कि आपके पास
जितनी आप पतली क्या रखोगे, परत रखोगे, उतनी क्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और जितना मोटा करते जाओगे उतना क्यू मैक्सिमम कम होता जाएगा। ठीक है, तो जितनी पतली लेयर आप बना सकते हो आपकी कंफर्ट के हिसाब से, कि आपका इतनी से काम चल रहा है तो इतनी बना दो, इतनी से काम चल रहा है इतनी बना दो, इतनी चल रहा है इतने बना दो, इतनी बना दो, इतनी बना दो। क्योंकि कई बार आपके पास क्या है, मोटी चाहिए होती है, क्योंकि हमको क्यू डॉट कम करना पड़ता है, इसलिए मोटी बना दो। कई बार हीट ट्रांसफर ज्यादा करना पड़ रहा है तो पतली बना दो। तो वो केस आप करके देख भी सकते हो, उसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल याद रख लो, स्लैब के अंदर जितनी थिकनेस बढ़ाओगे उतना क्यू डॉट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जितनी पतली रखोगे उतना ज्यादा होगा। याद आपको सिर्फ सिलेंडर के लिए और स्पेयर के लिए रखना है, क्या क्या याद रखना है, KI/HE टू KI/H। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल हीट जनरेशन किसके अंदर, स्पेयर के अंदर। और हमने क्या देखा था, कंपोजिट स्पेयर और हमारा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ रेडियस। आई बात समझ में आई? होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले वो याद रखो, बाकी चीजें समझो, सारी समझने वाली चीजें फील करो, मजा आएगा। सारी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, बस फील करने की देरी है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।